जी वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एहसन ज़िया साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन साहब, ये जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है सर, एक जानिब इतना अहम वफ्द है वो पाकिस्तान आया बेलारूस का, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो इस वक्त एक एहतजाज की सूरत हाल भी है। अगर पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बाहर भेजना हो तो मुल्क की सियासी जो एक आइडियल किस्म की सिचुएशन है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली इसके अंदर आइडियल सिचुएशन तो ये है कि मुल्क में जो अमन और अमान की सूरत हाल है वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इसे समझ ले बदकिस्मती से इस वक्त इस तरह की सिचुएशन नहीं है और उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो है, मुझे ऐसे लगता है कि दे हैव जॉइंट हैंड के पाकिस्तान की एक इमेज एक तो बाहर ना जा सके और इस तरह की अच्छी पोजीशन की जिससे एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत जो होते हैं इकोनॉमिक के जो आप समझे कि बूस्ट के लिए जरूरी है वो हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क में वैसे ओवरऑल ऐसी सिचुएशन नहीं थी, बल्कि इसे क्रिएट किया गया है। उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, उसमें इंटरनल फोर्सेस भी हैं और बदकिस्मती से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक तो हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों में खेल रही हैं। और आपको पता है कि डी चौक का जो पिछला एहतजाज हुआ है उससे पहले आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख रहे थे पूरी दुनिया के रीजनल ममालिक, खासतौर पर आप देखें रशिया, चाइना और इवन मंगोलिया तक जो थे वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजर रहे हैं वो ये तमाम आपका जो इस वक्त मिडिल ईस्ट है या आपकी सेंट्रल एशियन जो रियासतें हैं उनके लिए बहुत मानी रखता है। आपको पता है कि मंगोलिया जो है वो लैंड लॉक्ड एरिया है। अच्छा, आप और बहुत सारे देखें सेंट्रल एशिया के मालिक, उनको समुद्र की जरूरत है और वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक रास्ता है। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अच्छा था कि आपसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जैसे अभी भी एक वक्त बाद आया हो। तो जो वफूद के आने की वजूहात है वो ये है कि सबको नजर आ रहा है कि ये जो रीजन है इसमें अंदर जो इकोनॉमिक एक बूस्ट आने वाला है, वो जो रीजनल पावर्स के मिलने से और इकोनॉमिक एक बड़ी मंडी बनने के लिए पाकिस्तान एक सेंट्रल पॉइंट है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से उसको नाकाम बनाने के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान में कोई टेररिज्म के वाकयात होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कुरम एजेंसी में जो कुछ हो रहा है, इसके अलावा इससे पहले आप देखें कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी प्लान्ड किस्म की साजिश हो रही है कि पाकिस्तान की इस वक्त सेटअप को डिस्टर्ब किया जाए, उसको अंडर प्रेशर लाया जाए और किसी तरीके से ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है एक तो उसको रोका जाए। अच्छा, दूसरी बात है कि इंटरनल उसको इसी तरह रोका जा सकता है कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करें। तो ये एक क्रिएशन है। अब ओवरऑल तो वैसे मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था। अगर आप देख लें डी चौक के एहतजाज से पहले नाना से पहले नॉर्मल चीजें चल रही थी। अब सूरत हाल मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुरम एजेंसी में धमाके और ये सारी टेररिज्म के वाकयात नजर आ रहे हैं, तो साथ ही पॉलिटिकल किसी कुव्वत का क्या काम है कि आप इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में ही करना है, सारे मुल्क में आप एहतजाज कर लें अगर आपको पॉलिटिकल एहतजाज चाहिए। तो दूसरी इसमें अहम बात यह है कि देखें वो आपकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस आप कहते हैं कि जी हमारी ये पॉलिटिकल फोर्स है या जमात है, मुझे तो वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि जब आप अस्करी ताकत यूज करना शुरू कर देते हैं या इस तरह की कुव्वत जिसके अंदर आप बिल्कुल स्टेट मशीनरी के आगे खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपके मकासद कुछ और होते हैं। तो मकासद मेरा ख्याल है कि वो बड़े वाज़ेह है कि एक प्लान है कि जनाब एक उनकी जो लीडरशिप है, मैं इसमें आज खुल के बात करूंगा कि बानी पीटीआई हर सूरत में बाहर निकले, उसलिए ये एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। इसमें दो हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को इसमें ये फायदा पहुंच रहा है कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जो रूट है पूरा चाइना से लेकर आपको ग्वादर तक जाना है वो उसको डिस्टर्ब किया जाए। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को अगर मैं लिंक का करूं और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो जगहसाई करने की कोशिश की जा रही है, तो एक बड़े प्लान तरीके से ये किया जा रहा है और ये सारे आप देखें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। लेकिन एहसन साहब, अगर चलें हम एहतजाज के हवाले से देख लें तो एहतजाज तो हर एक का आइनी हक है, पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन हमारी हुकूमत ने उनका एहतजाज ये देखने से पहले कि पुरअमन है या नहीं है, जो उन्होंने करना था, जो अपोजिशन ने करना था, वो तो हुकूमत ने खुद ही कर दिया ना। पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क आधे से ज्यादा तो खुद ही लॉकडाउन कर दिया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमने उसको डील कैसे किया या गवर्नमेंट ने उसको रियासत ने कैसे डील किया। रियासत ने मुझे लगता है कि यहाँ तो एक प्रेशर उन पर ज्यादा आ गया है, उसको खुद ही मुल्क को जो है आप लॉकडाउन की तरफ ले गए हैं किस्म का प्रॉपर, जो कि नहीं करने की जरूरत थी। लेकिन इसमें थोड़ी आपको गवर्नमेंट की मजबूरी भी समझना पड़ेगी। अगर तो एक पॉलिटिकल जमात हो और वो पॉलिटिकल वे से आए तो फिर ठीक है, ओके, उनका एहतजाज का हक है।
लेकिन एहतजाज का हक आपका ये, आप बैनर उठाएं, आपने नारेबाजी करनी है आप करें, लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है वो साथ एकदम चल रही है। हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है? इससे पहले भी ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन 9 मई के वाकयात ने ये बताया कि ये जो एक पॉलिटिकल लिबाजे के अंदर, ये जिसकी मिसाल आपको थोड़ी देता हूँ, कराची में कभी 17 लाशें भी मिलती थी रोज, बोरीबंद लाशें मिला करती, तो वहाँ एक जमाती एमकेएम, अगर चाहे अब उसकी लीडरशिप उससे अलहदा हो गई और वो थोड़ा कंपैरेटिव वहाँ पे जो है हालात अब ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे एक उनका अस्करी विंग होता था, एक जमहूरी लिबादा ओढ़ के वो अस्करी एक्टिविटीज करते थे। बदकिस्मती से जो आपकी पीटीआई है वो अब उस एंगल पे चली गई है। कैसे? आपका जमहूरी हक है, जरूर करें, लेकिन किसने आपसे कहा था कि आप फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले करें? किसने कहा था कि आप आपकी इंतहाई हिसास इदारे बिल्डिंग्स हैं उनको टारगेट करें? किसने कहा था कि आप शख्सियात को टारगेट की तरफ चले जाएं? किसने कहा था आप जीएचक्यू जाके जो कुछ मर्जी करें? और फिर आपको याद है कि वो पीटीआई के जो बानी पीटीआई का एक बयान भी आया था कि जी मैंने इनसे नहीं कहा था ये वायलेंस करें, मैंने तो इनको कहा था वहां जाके पूरा मन एहतजाज करें। अच्छा, अब आपने कहा था लेकिन उन्होंने जाके वायलेंस किया, आप इनडायरेक्टली ये भी मान रहे हैं कि वायलेंस हुआ। अच्छा, अब आप किसी और पे डाल रहे हैं। तो इस पार्टी का 9 मई के बाद जो आपका जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो स्टेचर नजर आ रहा है, या उसका जो खद्दोखाल नजर आ रहे हैं, वो है अस्करी विंग के तौर पर भी साथ वो काम कर रहे हैं। अच्छा, डी चौक में जो पिछली दफा आए हैं तो वहां पर भी जो सूरत हाल है आपके सामने है। लेकिन ऐसा साहब पिछली दफा उन्होंने सिर्फ जलसे का कहा था, हमने जलसा करना है, तो हुकूमत ने पैनिक होकर दोबारा से उनके जलसे की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन जिस तरह के इकदाम किए गए थे, सारा बंद कर दिया गया था इस्लामाबाद को, वो भी सबके सामने ही है ना सर। देखिए, मुझे अभी बताएं, इस वक्त आप गैर आप एक तरफ एहसन साहब मेरा एक और पॉइंट ले लें, एक जानिब आप जलसे की इजाजत देते हैं, दूसरी जानिब उसी पॉइंट को आप चारों तरफ से अगर बंद कर देते हैं तो फिर अगलों ने तो जलसा करने के लिए पहुंचना है। पैनिक गवर्नमेंट है इस वक्त, वो आते जलसा करते चले जाते, गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी पैनिक होकर सारे इस तरह के इकदाम करने की जिससे उनके जलसे को हाइप मिलती? इसका वैलिड पॉइंट है आपका, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। आपको देखिए, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है। यही पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, मैं उसमें बात कर लेता हूँ, जब तरीके लबैक वालों ने ऐलान किया था कि हम एहतजाज करेंगे, तो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट ने सारा बंद किया था और जो उस वक्त गवर्नमेंट मशीनरी ने जो एक्टिविटीज की थी, उससे 70 से 80 लोग उनके उसमें वो कहते हैं कि हमारे शहीद हुए थे। 10 तो 11 पुलिस एहलकारों का सबको पता है। जब ये गवर्नमेंट में थे तो इससे ज्यादा इन्होंने फोर्स को यूज किया था। वो भी ये कहते थे कि हमने सिंपली एक एहतजाज करना है, हम हमें करने दें। आपको पता है जीटी रोड हर चीज ब्लॉक की थी। तो स्टेट होती है, उसने सिंपली ये नहीं होता कि आप एहतजाज करें, लेकिन आपने जो कुछ किया होता है उससे पहले, वो जो स्टेट है, मिसाल इस्लामाबाद के अगर ताजर हाईकोर्ट में चले गए और वो ये कहते हैं कि यार हमारा भी हक है कि हम वहाँ अपना दुकान खोलें, हमारा सारा कुछ हो, यानी हमारा कारोबार चले, तो किसको राइट है कि आके हमारा सारा कारोबार? आपका पॉइंट आ गया एहसन साहब। मैं सैफ साहब से जानूं, सैफ साहब, प्रॉब्लम अगर तेरे अपोजिशन की है तरीके इंसाफ के, तो प्रॉब्लम कम हमारी हुकूमत में भी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमने आके जलसा जुलूस करें, चले एहतजाज को तो हम छोड़ देते हैं, जैसे एहसन साहब ने माजी के जलसे की याद दिलाई है, तो उस वक्त अगर सही पॉइंट आउट किया, ये ऐसा हुआ है। उस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल है तो सूरत हाल ये ना कि गवर्नमेंट हमारी पैनिक हो जाती है, वो आए आके जलसा करें चले जाएं, उसके बाद अगर तोड़फोड़ करें, उन पे उनके जो केसेस बनते हैं वो बनाएं, उसके मुताबिक उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ही पैनिक होकर चीजें बंद कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। अभी तो चले एहतजाज है, पहले तो जलसा था ना, जलसा आते करते चले जाते। जैसे एक बात अभी कही बड़ी अच्छी आसम साहब ने कही कि रियासत ने अपने तौर पे कुछ एक्ट तो करना है ना, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन हाँ वो वाकई ये देखना है कि कोई नी जर्ग तरीके से तो नहीं काम किया गया। लेकिन सैफ साहब, रियासत ने अगर अपने तौर पे एक्ट करना है तो सिर्फ एक ही जमात के लिए क्यों? जमात इस्लामी ने भी तो 11-12 दिन का धरना दिया था, उस वक्त तो रियासत ने ये सारा कुछ नहीं किया। मैं उस तरफ आने लगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, जैसे 9 मई में अभी कुछ अफगान जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। आप देखेंगे एक सूबा ऐसा, हमारे वो भाई हैं पख्तून, मेरी अजीजदारी हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा। मैं ये आपको एक बात जो बावर कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पे, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा कि जज्बात का एक ऐसा लेवल होता है कि वहाँ जहाद का नारा कोई भी खड़ा होकर लगा दे तो वो तैयार होते हैं पल पड़ने को कि किसी को मार दिया जाए। देखिए, एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा जगह, ऐसी जगह जहाँ पे 250 रुपये रोजाना कमाने वाली एक गरीब घर की बच्ची, पोलियो की वर्कर को मैं इसलिए जान से मार दिया जाता है कि तुम हमारे बच्चे को मजदूरी से बचाने क्यों आई हो। यानी कि हर दमागी का ये लेवल है। तो फिर वो उसके हाथ में अगर बंदूक हो, डंडा हो, अगर हाथ में गुलेल हो, आपको पता होगा कि जमान पार्क में बाकायदा जब पंजाब पुलिस ने एक दफा ऑपरेशन करना चाहा, ऑपरेशन सही था या गलत वो हम कर लेंगे बाद में डिबेट, लेकिन जब वो गए तो अंदर से गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, ये बहुत कम रिपोर्टर्स ने वैसे रिपोर्ट किया,
हमें भी शायद रोक दिया गया था उस वक्त। जी। तो गिलगित बुल्तिस्तान की पुलिस का एक कॉन्टिजेंट मौजूद था जिन्होंने बंदूकें तान ली थी विद एमिनिशन पंजाब पुलिस पे। आप देखेंगे 2 इलाकों की पुलिस अगर आमने सामने वेपन तान लेती है तो वो बात सही है कि अगर मादी का कंडक्ट ऐसा हो तो फिर हुकूमतें बात का तो बहुत ज्यादा घबराहट है, लेकिन ये मैं समझता हूँ घबराहट ज्यादा दिखाई गई है, कुछ ज्यादा दिखा दी। ठीक है, घबराहट करते, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, सारे टूल्स को जरा बड़े अच्छे जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाता है। ये एक महारत है। एंटी राइट भी एक देखें, एंटी राइट भी एक सिस्टम है दुनिया में, उसकी तरबियत दी जाती है। कुछ लोग हमारे सीनियर अफसरान ने ली भी है, बल्कि आसन से तो रिपोर्टिंग भी करते हैं ना पुलिस के अफसरान की, सारी उनकी पुलिसिंग सिस्टम की। तो वो ऐसे सिस्टम्स हैं, लेकिन चीजें बात का मिस जज भी कर लेते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अब की दफा हुकूमत ने शायद अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक मिस जज कर लिया कि अभी ओपोजिशन ने हुकूमत को उतना नुकसान नहीं पहुंचाना जितना हुकूमत ने अपने इकदाम से खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया। इमेज जरूर उसका कॉम्प्रोमाइज हुआ कि इमेज लोग समझते हैं कि जब एक आदमी एंट्री पॉइंट से आसानियां नहीं होगी लोगों को, तो देखिए बहरहाल मुल्क तो लोगों के लिए ना जी। जी, तो जब लोगों को ही बंद कर दिया जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? वो तो फिर उन इकदाम के अगेंस्ट जाएंगे, चाहे वो अपोजिशन हो, रास्ते खोले भी, चाहे वो अपोजिशन के अगेंस्ट हो या चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। फिर जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं जो महसूर होकर रह गए हैं, तो वो तो फिर प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए ये सारी सिचुएशन। एहसन साहब, इस्लामाबाद तो चलें, मान लिया कि वहाँ पे बकौल हुकूमत की जलगाल किया जाना है, वहाँ पे इन्होंने धावा बोल देना, मान लेते हैं कि उन्होंने धावा बोलने एहतजाज करना है। सर, लाहौर का क्या कसूर है? लाहौर को किस लिए बंद किया गया? जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं सारे बंद किए गए। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो इकदाम गवर्नमेंट ने क्यों उठाए, पहले उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त टेररिज्म हो रही है, उसके अंदर जो आपकी फोर्सेस की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये है कि अफगानी शामिल हैं। अभी जो कुरु में हुआ है वो यही कि अफगान बॉर्डर से आए हैं और कोई देखे वहां आग लगी हुई है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। अच्छा, वो जो अफगानी आए हैं, आपको पता है कि डी चौक वाले वाकये के अंदर तकरीबन 100 के करीब अफगानी पकड़े गए, जिन्होंने ये बताया कि हमें 5-5 हजार 2-2 हजार पे पीटीआई वालों ने एंगेज किया, अभी उनकी अभी बेल्स हुई है। अच्छा, ये वो अफगानी है जिन्होंने आके बयान दिए कि हमें कहा गया कि वहां चलाओ बढ़ाओ करो, सब कुछ करो, वहां पहुंच के। अब इस्लामाबाद के अंदर जब ये सारा कुछ हो रहा है, आपको पता है कि कुरम एजेंसी में सारा कुछ हो रहा है, तो वहां से अफगानी सारे शामिल हैं। और फिर आपने कहा कि इनको जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी गई? असल में मेरा ख्याल है थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि उन्होंने जलसा तो कहा ही नहीं। नहीं, आपने मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी गई। पिछले जलसे के आपने रेफरेंस दिया था, तो पिछले जलसे की मैंने बात की थी। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, उन्होंने ये कहा कि कमर बांध के निकलेंगे और हम वापस नहीं आएंगे। 2 दिन पहले आपके बानी पीटीआई की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी आप कोई नहीं है इनके साथ मुज़ाकरात, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने 3 डिमांड की थी, 26 में आईनी तरमीम खत्म की जाए, बरकत को छोड़ा जाए और मुझे छोड़ा जाए। और परसों जब उन्होंने लास्ट की उन्होंने बात की तो उन्होंने सिर्फ मेन पॉइंट अपना था कि स्टोलन मैंडेट भी है। एहसन साहब, स्टोलन मैंडेट भी है। वो कह रहे हैं कि हमारा 8 फरवरी का स्टोलन मैंडेट भी वापस स्टोरी के साथ 3 पॉइंट थे। तीनों के अंदर से जो सबसे मेन पॉइंट था, मैं अक्सर कह रहा था, असल में उनका है कि मुझे निकाला जाए। मैं अगर बाहर नहीं निकलता तो बात मतलब देखें 72 ईयर्स उनकी होगी, उनको भी एहसास हो रहा है कि अगर मैं 2-4 साल 5 साल अंदर रहा तो मेरी तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो इस सूरत में इस वक्त आप बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने कहा कि अगर चूंकि मुझे बाहर नहीं निकाला, इसलिए जब तक अब मुझे नहीं निकाला जाएगा, स्टेट पर दबाव डाले, मुझे नहीं निकाला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। कफन बांध के निकला। और आपको पता है कि उनके लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे थे कि अब हम घरों को वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हम ये सब कुछ नहीं कर लेंगे। यानी इसके पीछे बानी पीटीआई को छोड़ा जाए। सिंपली इसके पीछे एहतजाज या एक ऐसा जलसा नहीं कि सिर्फ उसको जलसा किया जा रहा है। बाकायदा आप अफगानी पहले भी आए हैं और इस वक्त भी जारी बात है, 100 से ऊपर आप गए। आपकी गवर्नमेंट को ये करना पड़ा कि अफगानों को ये बताना पड़ा कि जनाब आपके पासपोर्ट हम कैंसिल कर देंगे अगर आपने दोबारा इन्वॉल्वमेंट की। तो ये आप ये समझे कि आपको यहाँ पर देखें ये कौन सा पता खेल रहे थे। पहले इन्होंने पठान का पता खेला है, यानी कबायलिज्म का पता खेला है, उसमें नाकाम हो गया क्योंकि पठान अगर मैं बात करूं तो वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। तो डी चौक वाले एहतजाज में भी ना कोई लाहौर से निकला और ना कोई यहाँ से निकला। अच्छा, अब देखिए गवर्नमेंट से मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने दमाद की है, उससे आवाम को तकलीफ हुई है, लेकिन क्या वो तकलीफ जिससे यहाँ टेररिज्म शुरू हो जाए, जो कुछ कुरम में हो रहा है वो इस्लामाबाद में शुरू हो जाए, तो क्या वो ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है? अगर गवर्नमेंट ने उस तकलीफ से बचाने के लिए जिसके अंदर शहरियों की जानें चली जाए, उसमें शहरियों का खून में नला दिया जाए, उसको बचाने के लिए
अगर ये रोड ब्लॉक कर रही है, मैं इसको अभी भी नहीं कह रहा कि आपकी बात ठीक है, एक ऐसा लगता है और इसका परसेप्शन गया भी है कि जनाब शायद पीटीआई कामयाब हो गई है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी टेररिज्म की एक वेव है, आप समझे वो आपके खैबर पख्तूनख्वा से शुरू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल ही अभी एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है। अब उसको बिल्कुल भी इजी नहीं लिया जा सकता, ना निगलेक्ट किया जा सकता है। सैफ साहब से जानते हैं। सैफ साहब, ठीक है, अफगानियों का तो पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं कि इस्लामाबाद होटल से गैर मुल्कियों को बाहर निकाल दिया गया होटल से, इनका क्या कसूर है? नहीं, मेरा ख्याल गैर मुल्कियों की कोई शनाख्त आनी चाहिए थी हमें, क्योंकि मेरा ख्याल इसमें क्लैरिटी अभी आई नहीं। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन खबरें तो गर्दिश कर रही आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स की भी, देखिए हमें बहुत से रिपोर्टिंग के दौरान हम 30-40 साल से यही काम कर रहे हैं, हमें ऐसे स्टूडेंट्स की भी इत्तलात आ रही हैं जो कह रहे हैं कि तालिब इल्मों को भी जानते होंगे आसन भी, से। डेक्लन वाल्स कितना पाकिस्तान में पेनिट्रेट करता था, इतना बड़ा नामवर सहाफी था वो, और वो यहाँ पे एक जगह फिर इदारों ने बताया कि जी वो तो जाके बाकायदा पूरी जासूसी कर रहा है, और वो बात का डबल क्रॉस था। तो जो तलबा स्टूडेंट्स की खबरें आ रही हैं हॉस्टल से निकालने की, अंडरकवर बहुत से काम हो रहे होते हैं एजेंसियों के पास, वो बात का इंफॉर्मेशन होती है, और जरूरी नहीं होता कि इंफॉर्मेशन सिर्फ सिग्नल सर्विलेंस के जरिए आती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आती है। अच्छा, इसमें मैं दो बातें बड़ी वाज़ेह करना चाह रहा था कि देखिए, जैसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट शाये होती है, सरमायाकारी जो होती है वो छुई मुई होती है। जब सरमायाकार को एक माहौल साजगार नहीं मिलता तो वो फिर अपना सरमाया निकाल के, बल्कि वो लगाता ही नहीं जो नया आने वाला है। इसी तरह बाहर के ममालिक की सरमायाकारी है। इसी तरह जो बैरूनी सफारतदार है ना, वो बहुत ज़्यादा हिसास होते हैं इन मामलों में। जैसे शी जिनपिंग का जब आना था तो उसको वो धरना हुआ, वो चले छोड़ दें। मैं ताज़ा तरीन दो वाक़यात बताता हूँ। दो चीनी कौंसल जनरल ने मुझे बराह रास्त बताया, दो चीनी कौंसल जनरल जो पंजाब के कौंसल जनरल हैं, लाहौर में बैठते हैं। तो एक मरतबा मैं खुद उन्हें मिलने जाना था, तो एक दिन वो उन्होंने मुलतवी करके तो कहा जी मेरे नंबर 2 आपको मिलेंगे। मैं गया तो आगे वो बैठे थे। मैं गया, एक्सीलेंसी आपने तो मुझे आज मिलना नहीं था। वो कहेंगे नहीं मैंने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना था, तो पता चला वहाँ पे कोई एहतजाज है, इसी तरह को सियासी एहतजाज था। तो वो यानी एहतजाज से इस कदर यानी वो बाकायदा अलर्ट होते हैं, उनकी एजेंसीज, उनका सर्वेलेंस सिस्टम और उनका MSS का जो चाइना का सिस्टम है, वो तो सारी दुनिया में माना हुआ है, वो MI6 से भी सुपीरियर है। तो इसी तरह एक जो साबका उनके थे कौंसल जनरल, वो भी कहने लगे, उन्होंने किसी और डेस्टिनेशन पे जाना था, उन्होंने भी मुलतवी किया। तो ये चीजें वाकई, जब मुल्क को इतनी चीजें जरूरत है जिनकी चीजों की, सरमाए की और अपने आप को स्ट्रेंथन करने की, उस वक्त ऐसे हालात को जरा फूंक पे हमें बिल्कुल हर कदम को बड़े मोहतात तरीके से गुजारना है। लास्ट पॉइंट जा लेते हैं एहसन साहब से। एहसन साहब, ये अब जो एहतजाज है ये एक दिन में तो ख़त्म होने वाली सूरत हाल लग नहीं रही है, ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ फेजेस में चलेगा। आपके ख्याल में ये जो लोग जितने भी निकले हैं, हम नहीं क्लेम करते हैं, तहरीक इंसाफ के क्लेम को भी हम एक साइड पे रखते हैं, हुकूमती दावों को भी साइड पे रख देते हैं, जितने भी 4, 5, 10 जितने भी लोग निकले हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी तहरीक इंसाफ उसको लेके आ रही है, कितना कुछ स्टैंड कर सकेंगे तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, इतना इनकी जो पॉलिसी है ना, वो की है ज्यादा मेरे मतलब से बड़ी कामयाबी है, वो ये है कि फ्रेंकली अर्जित पॉइंट में बंद किया गया ना, बहुत 150 के लोग आए हैं गिरफ्तारियां में। तो अगर इतना तक ठीक चलता है तो ये तो 2-4 दिन कंटिन्यू कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त पीटीआई को कुछ लाशें चाहिए ताकि इसके अंदर शिद्दत आए। तो मुझे इसके अंदर ये नजर आता है कि देखिए डी चौक का पॉइंट क्या है। डी चौक बड़ी अहम जगह है, वहां पर पार्लियामेंट आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर हाउस आपका मौजूद है, आपका जो जितने भी आपके सिफारतदार हैं उन्हीं एरिया के अंदर मौजूद है। तो अगर वहां पर डी चौक पे ऊपर आके जाति लोग आके बैठ जाते हैं, उसमें कई पानी भी आ जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब गैर मुल्की मौजूद पाकिस्तान को, और उन्होंने उसी जगह से गुजर के जाना है, किसी ने प्रेसिडेंट हाउस में जाना है, किसी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना है, तो उनकी जानों को आप खतरे में डाल देंगे। कोई एक इवेंट, सिर्फ एक नहीं, सिंपल एक इवेंट, तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की जितनी भी एफर्ट है ये इकोनॉमी को बेहतर करने की, अगर एक इवेंट जिसमें किसी सफारतदार को नुकसान पहुंच गया तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, आप उसको समझे। तो ये है कि ये कोशिश जो है ना कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि पीटीआई को इसमें कुछ लाशें चाहिए। लेकिन एहसन साहब अता तारर साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा गिरफ्तारियों के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं, कोई कंफर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? बिल्कुल ऐसा होता है, कई गिरफ्तारियों के लिए करते हैं इसलिए ताकि वो दूसरा के सामने है। अभी आप ठीक इसलिए कर सकते हैं बात करो। शेर अब्दुल फरवत साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये उन्होंने MP MLA को बुशरा बीबी ने बुलाया तो उन्होंने शेर अब्दुल साहब ने ध्यान दिया कि इनसे कहीं आप खुद आएंगी कि नहीं आएंगी वहां पर, पहले ये चेक करें ना। ठीक, नहीं नहीं कुछ मिली जुली इतलात हैं कि आज शायद वो गंडापुर साहब के काफिले के साथ हैं, कुछ है इतलात, कंफर्मेशन नहीं अभी हो पा रही है,
कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। एहसन साहब, वक्त की किल्लत है, आपका पॉइंट आ गया। मैं लास्ट पॉइंट सैफ साहब जरा हाँ या ना में जरा शॉर्ट लिस्ट का आंसर कर दीजिएगा। अता तारर साहब का दावा है कि पीटीआई रहनुमा गिरफ्तारियों के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं। अब 1-2 दिन पहले ये भी जो थी SOPs भी जारी की गई थी कि भाई कोई गिरफ्तारी की बात नहीं करेगा, ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा। इसके बावजूद ये सारा कुछ मेरा ख्याल है ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है। ये तो ये देखिए पोलिटिकल रैंक्स वही है, म्यूजिकल चेयर्स है ना, जो कल नून में थे आज कोई PTI, आज PTI में कुछ पीपल्स पार्टी, तो ये रहा है। हमारे एक 10% या 5% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपना इमेज बिल्डिंग के लिए ये काम भी करते हैं। तो इसलिए गालिब इम्कान है कि ऐसा हुआ होगा, कम होंगे लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां सैफ साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन ज़िया साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।